तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस का थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग वन बाय वन एप्लीकेशंस मतलब यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और उससे पहले जो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे उन क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्स को इक्वेट किया गया था अल्फा बाई वी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी से। तो इट इज एफ फोर्स इज इक्वल टू अल्फा बाई वी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी। यहां अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला और साथ ही साथ एसआई यूनिट हमें लिखना है। तो इसके लिए व्हाट वी डू, सो आवर फर्स्ट स्टेप शुड बी अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस एंड द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इट इज अल्फा बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन तो वही होगा जो बीटा इंटू टी का होगा और ये सब फोर्स के डायमेंशन के बराबर होंगे। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर लें तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन, तो अल्फा का जो डायमेंशन आ जाएगा वो एफ इंटू वी स्क्वायर के बराबर होगा। और एफ इंटू वी स्क्वायर के लिए एम एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। करेक्ट है? ये है फोर्स के लिए और ये है वी स्क्वायर के लिए। और फाइनली द डायमेंशन ऑफ अल्फा वी गेट m का पावर 1, l का पावर 3, t का पावर -4। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा मिल गया। अब ये अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा है तो SI यूनिट ऑफ अल्फा अगर हम लिखें तो मास m मतलब kg, l क्यूब मतलब मीटर क्यूब, t टू द पावर -4 मतलब डिवाइडेड बाय सेकंड का पावर 4। ये इसका SI यूनिट हो गया। तो इस तरीके से हम अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका SI यूनिट लिख लेंगे। उसी तरीके से अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो जानते हो बीटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो f बाई टी के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। सो एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी एंड इफ यू सॉल्व इट देन इट इज एम एल टी का पावर -3। ये बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और अगर SI यूनिट यहीं लिखें तो SI यूनिट ऑफ बीटा बता सकते हैं क्या होगा। m का मतलब मास मतलब kg, l का मतलब बोलो बेटा लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, एंड t का क्यूब तो सेकंड का पावर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड का पावर क्यूब। तो इस तरीके से हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस कर लेंगे। ये बहुत आसान है और इसको इस तरीके से हम लोग डील करेंगे। अब इसी सीरीज में तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था क्लास में ही, मतलब पिछले लेक्चर में ही। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है चार्ज Q इज इक्वल टू अल्फा ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसमें अल्फा और टाउ दो चीजें हैं जो कि कांस्टेंट्स हैं और इनका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। Q क्या है? चार्ज है। तो इसके हिसाब से बताओ, डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से इसका कोई यूनिट और डायमेंशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो Q का डायमेंशन वही होगा जो कि किसका डायमेंशन होगा? अल्फा का। तो अल्फा का डायमेंशन इज Q का डायमेंशन और Q का डायमेंशन क्या होता है? A इंटू टी। और यूनिट अगर लिखें SI यूनिट इन फैक्ट तो SI यूनिट ऑफ अल्फा एम्पियर इंटू सेकेंड, इट इज एम्पियर इंटू सेकेंड होगा, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? कूलम्स, कूलम्स C से लिखते हैं। करेक्ट? इसके बाद अगर T बाई टाउ की बात करें तो ये तो पावर है, तो T बाई टाउ का कोई यूनिट या डायमेंशन होगा कि नहीं होगा? कोई डायमेंशन नहीं होता। तो टाउ का डायमेंशन वही होगा जो T का डायमेंशन होगा और ये कैपिटल T होगा। और SI यूनिट की अगर बात की जाए तो SI यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा।
ऐसे ही आप बचे हुए सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। एक इसी तरह का एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। जैसे मान लो कि इट इज आई, करंट आई इज इक्वल टू अल्फा ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ये एक इक्वेशन है और यहां पूछा जा रहा है कि L बाय आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L बाय आर। यहां L जो है वो लेंथ नहीं है, L इंडक्टेंस है। L क्या है? इट इज इंडक्टेंस। दिस इज इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ये आप पढ़ेंगे जब 12th स्टैंडर्ड में ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ेंगे ना इंडक्टर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो वहां पे आप ये इक्वेशन पढ़ेंगे कि जब एल आर सर्किट में उसको एक डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो करंट ग्रो करता है, तो ये ग्रोथ ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, ये डीके ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज डीके ऑफ करंट। हाँ, तो यहां हम लोग L बाय आर का डायमेंशनल फॉर्मूला जानना चाहते हैं। अल्फा है, एक्चुअली यहां जो फॉर्मूला होता है वो आई नॉट होता है। तो आई नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला मान लो पूछा जाए, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसका यूनिट डायमेंशन नहीं होगा तो आई नॉट का वही होगा जो आई का होगा। मतलब आई क्या है? करंट है। अब बताओ यहां आर टी डिवाइडेड बाय एल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इट हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन। इट इज वेरी सिंपल एज दिस। इफ इट इज सो, तो टी का जो डायमेंशन होगा वो वही होगा जो एल बाय आर का होगा। कैसे? ये एल इधर चला गया, आर नीचे आ गया, और इसका डायमेंशन क्या होगा? टी का डायमेंशन होगा। और एल बाय आर का एस आई यूनिट अगर हम लिखें, एस आई यूनिट, तो वो सेकंड होगा। तो इस तरह से हम इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। अब हम एप्लीकेशंस को, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, आखिर इनके यूजेस क्या क्या हैं, इनको हम वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। तो यहां जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसका जो पहला एप्लीकेशन है, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस। तो इन दिस सीरीज द फर्स्ट एप्लीकेशन विच वी आर गोइंग टू सी इज दैट इज कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला अगर किसी क्वांटिटी का हमें पता है फिजिक्स में, तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पता है तो हम उस क्वांटिटी का यूनिट, चाहे वो कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, चाहे वो ग्लोबल सिस्टम ऑफ यूनिट हो या लोकल सिस्टम ऑफ यूनिट हो, इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट वी कैन डिफाइन इट्स यूनिट। और जानते हो किसी भी क्वांटिटी के लिए उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो यूनिक होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बदल जाए। फिजिक्स में जो कोई भी एक क्वांटिटी आप ले लीजिए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिक होगा, ये बदलेगा नहीं भाई, ये हमेशा सेम रहेगा। हां, इसका यूनिट जो है ना, यूनिट सिस्टम टू सिस्टम बदल सकता है, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बदल सकता। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, लिखिए। द डायमेंशनल फॉर्मूला of a quantity, the dimensional formula of a quantity, the dimensional formula of a quantity will be unique, whereas unit, its unit
will be different. Its unit will be different in the different systems. In the different systems of units. In the different systems of units. Such as, in the different systems of units, such as MKS system, oblique CGS system, oblique FPS system, oblique other systems. Other systems जैसे MK सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड. तो देयर आर सेवरल डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. अदर्स इसलिए लिखे कि हम कोई भी सिस्टम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक, इसलिए हमने बोला अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में भी हम इसके यूनिट को लिख सकते हैं अगर वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन किया जा चुका है तो. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑलरेडी जो बता चुका हूं वही वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज LT-1 होगा. चाहे आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लीजिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बदलने वाला नहीं है. अगर इसका फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है, तो अब यहां इसके जो यूनिट्स हैं, अगर मैं बोलूं कि क्या इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है सर. अच्छा जी, तो यहां क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका यूनिट नहीं है क्या? तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका यूनिट नहीं है क्या? बिल्कुल, ये भी इसका एक यूनिट है, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी. तो क्या फीट पर सेकेंड इसका यूनिट नहीं है क्या? तो फीट पर सेकेंड भी इसका यूनिट है. ये किस सिस्टम में है? तो इसको हम लोग MKS सिस्टम में बोलेंगे कि ये यूनिट है. ये किस में है? CGS सिस्टम में है. ये किस में है भाई? तो दिस इज इन FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड वाला सिस्टम. तो हमने मतलब कुछ नोन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में लिखा है यूनिट को. ऐसे ही कोई और डिफरेंट सिस्टम हो तो उसमें भी अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो अकॉर्डिंगली हम इजीली उसका यूनिट लिख सकते हैं. तो ये तो एक एप्लीकेशन हुआ. इसी से मिलता जुलता, अब जैसे मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, इसी से मिलता जुलता. आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, और किसी भी एग्जाम्पल से आप किसी भी क्वांटिटी के लिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के और उसका यूनिट किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिख लेंगे. अब थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये तो काम कर ही लेंगे आप, जो मैंने बताया, जो इसका एप्लीकेशन बताया. अब मैं बोल रहा हूं कि एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन कर दीजिए. कैसा? एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन कर दीजिए, और उस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में बोला जा रहा है कि भाई 0.5 kg इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट ऑफ मास है. हम एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट लिए, या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है कि एक नया सिस्टम है जिसमें 1 यूनिट ऑफ मास आधा किलो के बराबर है. ठीक. और दूसरा 10 मीटर्स इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट ऑफ लेंथ. ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. फिर 20 सेकेंड्स इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट ऑफ टाइम. अब बोला क्या जा रहा है कि भाई इस सिस्टम को कंसीडर करते हुए बताओ, LHS में मास केजी में है,
लेंथ मीटर में है, ये सेकंड में है, मतलब एसआई सिस्टम को यूज किया जा रहा है, इधर एक अदर सिस्टम यूज किया जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये किसका सेक्शन है? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट को डिफाइन किया गया है ऐसे। सो यहां लिखा जा रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन the SI system and new system of units for the following quantities. ये एक क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट है फोर्स, सेकंड है वर्क, थर्ड है प्रेशर। ठीक है बच्चा, ये हमने एक नया सिस्टम डिफाइन कर दिया बेटा, और इस नए सिस्टम में बोला कि इस नए सिस्टम के हिसाब से एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ये हमने किसके लिए भाई? तो फोर्स का एसआई यूनिट जरा तुम बताओ क्या होता है? न्यूटन होता है। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है भाई? जूल होता है। प्रेशर का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको पास्कल भी बोलते हैं। तो अगर हम फोर्स के लिए हम डिस्कशन करें, तो फोर्स के लिए डिस्कशन करने से पहले हम यहां सॉल्यूशन लिख रहे हैं। जिन बच्चों को ट्राई करने का मन हो वो यहां अपना वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लेंगे, तब आगे वीडियो देखना शुरू कर लेंगे फिर वहीं से। तो यहां हो क्या रहा है पहले जैसे ये डिफाइन किया गया है, तो लेट हम जो है ना, ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है, ये 0.5 kg 1 यूनिट ऑफ मास है, इसको m0 डिफाइन कर देना है भाई। 1 यूनिट ऑफ मास जो नया है, नया यूनिट ऑफ मास, उसको m0 से लिख दे रहे हैं। वैसे लेंथ को L0 से और टाइम को T0 से। अगर ऐसा है तो बताओ 0.5 kg 1 यूनिट 1 m0 के बराबर है, तो 0.5 kg इज इक्विवेलेंट टू 1 m0। तो बोलो 1 kg कितना होगा जी? 2 m0 होगा। सिंपल। इसी तरीके से अगर लेंथ की बात की जाए तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1 L0। तो बोलो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना भाई? 1/10 L0। 1/10 L0। अब 20 seconds is equivalent to 1 T0। तो 1 second is equivalent to T0/20। ये हमने डिफाइन कर लिया भाई। हमने क्या किया, एक एसआई यूनिट और नए यूनिट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, तो यहां हम ये लिखेंगे कि अब फोर्स के लिए, अब पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो फोर्स के लिए जो एसआई यूनिट है वो होता है 1 न्यूटन। हमें तो भाई 1 न्यूटन ही तो पता है, तो 1 न्यूटन एसआई यूनिट है। तो 1 न्यूटन अगर एसआई यूनिट है तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सब लोग समझ पा रहे होंगे। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर होल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन भाई, सब 1 इंटू 1/1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। 1 kg की जगह क्या लिख दें? 2 m0 लिखते हैं, तो इट इज 2 m0। 1 मीटर की जगह क्या लिखें? तो 1/10 L0। और 1 सेकेंड की जगह क्या लिखें भाई? तो T0/20 का स्क्वायर।
If you solve, then it will be AT m naught L naught by T naught का स्क्वायर. दिस इज 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट होगा. तो एक SI सिस्टम में 1 SI यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 80 न्यू यूनिट ऑफ फोर्स के इक्विवेलेंट होगा. या अगर मान लो पूछा जाता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इन SI यूनिट, तो बोलो 1 न्यू यूनिट ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू 1/80 न्यूटन्स हो जाएगा. क्या कितना हो जाएगा? 1/80 न्यूटन्स. तो ये बहुत ही इजीली अगर ये रिलेशन पता चल गया तो 1 न्यूटन अगर 80 नया यूनिट के बराबर है तो एक नया यूनिट किसके बराबर होगा? 1/80. तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे. ये किसके लिए हमने सॉल्व किया? फोर्स के लिए. अब आपका क्या काम है? आप समझ गए होंगे. इन दोनों को आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए. इन दोनों को आप जल्दी से क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए. कर लेंगे कि नहीं? होप कर लेंगे. तो इसको कर डालिए. तो इस डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन मैंने एक्सप्लेन किया. अब जो है जो सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन ये है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके एक फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है. लिखो, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस we can, using dimensional analysis we can check or verify, we can check or verify about an equation, whether it is correct or wrong, whether it is correct or wrong. तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो फॉर्मूला सही है या गलत है. ये कैसे? अब देखो, फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला होगा, इक्वेशन होगा, तो उस इक्वेशन का एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक क्या? राइट हैंड साइड होगा. एक राइट हैंड साइड होगा और एक लेफ्ट हैंड साइड होगा. जैसा कि मैंने शुरू में बताया था डायमेंशनल एनालिसिस में कि कभी भी सेम टाइप के क्वांटिटीज को ही एक दूसरे से इक्वेट किया जा सकता है. तो बताओ, LHS और RHS दोनों साइड सेम टाइप की क्वांटिटीज होंगी या अलग टाइप की क्वांटिटीज होंगी? सेम नेचर की क्वांटिटीज होंगी या अलग? सेम नेचर की क्वांटिटीज होंगी. मतलब LHS का में अगर मास है तो RHS में भी मास ही होना चाहिए. मास को ही मास से इक्वेट कर सकते हैं. ठीक उसी एनालिसिस पे ये एप्लीकेशन बेस्ड है. मतलब एक साइड अगर एनर्जी इज इक्वेटेड बाय एन इक्वेशन, तो LHS का में अगर एनर्जी है तो RHS में भी एनर्जी होगा. मतलब LHS का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही RHS का भी डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर होगा. और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर LHS और RHS दोनों का अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाए, तो हम ये वहां जज करेंगे कि वो फॉर्मूला जो है वो करेक्ट नहीं है. जैसे एक एग्जाम्पल ले लें. एग्जाम्पल में पहला हम सब में 1, 2, 3, 4 3-4 एग्जाम्पल लेंगे और उन सारे एग्जाम्पल्स में ये वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि एक फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है. ठीक? तो मान लो कि हमने एक इक्वेशन लिखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² अगर फॉर्मूला लिखा, ये सही है या गलत है? तो जैसा कि हमारा प्रायर नॉलेज है उससे तो ये समझ में आता है कि ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है.
अगर चेक करने की बात करें तो यहां LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और वो जरूर एनर्जी का होता क्या है, ml² T-2 है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS लिखा हम लोगों ने। दूसरा, RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखेंगे और तब दोनों को कंपेयर करेंगे तो RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब हाफ mv² का डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसको अगर इक्वेट करें तो हाफ तो एक कांस्टेंट है जिसका यूनिट और डायमेंशन नहीं है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मास का m होगा और वेलोसिटी का LT-1 होगा, और इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे। एंड फाइनली इफ यू सॉल्व तो इट इज ml² T-2। होप अभी आप जज कर पाएंगे कि LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छा लग रहा है कि RHS का अच्छा लग रहा है। अच्छा कौन लग रहा है? दोनों सेम ही है भाई, ना कोई अच्छा है ना कोई खराब है। तो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू ml² T-2। सो हम बोलेंगे हेंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², जो फॉर्मूला है इज करेक्ट। ये करेक्ट इक्वेशन है, ये रॉन्ग नहीं है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से ऐसे हम एक इक्वेशन को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं सेकेंड कि काइनेटिक एनर्जी ही ले लेते हैं इज इक्वल टू mv², और मैं बोलूं कि इसको चेक करो सही है या गलत, तो अगर आप चेक करेंगे तो फिर आप चेक करेंगे तो LHS का जो डायमेंशन है चेक करने के बाद, मैं नहीं लिख रहा हूं, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू ml² T-2 ही आ जाएगा। मतलब LHS RHS दोनों का डायमेंशन सेम आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ते नहीं है। वहां तो हाफ mv² होता है, यहां हाफ गायब है। तो क्या बोलेंगे, ये सही है कि गलत है? तो यहां हम यही बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv² इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। मान लो कि हमने तीसरा इक्वेशन लिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स mv², ये डायमेंशनली करेक्ट आया। ये भी इक्वेशन डायमेंशनली क्या आएगा, करेक्ट ही आएगा। फोर्थ अगर हम लें कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv³, तो ये इक्वेशन क्या आएगा, सही आएगा कि गलत? गलत आ जाएगा। आप डायमेंशनली चेक करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी और बहुत आसान भी है। LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी हो, मैंने बताया था एनी टाइप ऑफ एनर्जी यू टेक, डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी ml² T-2। और RHS में जो भी इक्वेशन है उसका डायमेंशनल एनालिसिस कर लो, निकाल लो डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर दोनों सेम आ जाता है तो सेम होगा, मतलब सही होगा फॉर्मूला, और अगर सेम नहीं आता है तो फॉर्मूला गलत हो गया। तो इसके लिए हम देखेंगे, तो यहां से एक चीज और कंक्लूड होता हुआ दिख रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम फॉर्मूला चेक तो कर सकते हैं कि वो सही है कि गलत, लेकिन जो भी फॉर्मूला सही आता है अगर, तो उस फॉर्मूला को हम लोग यही बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। पता नहीं वो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं, विद दैट श्योरिटी के साथ हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक्चुअली करेक्ट ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट का होना, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट का होना। यहां कुछ भी ना होते हुए भी 1 तो है ही। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट के वैल्यू के बारे में ये डायमेंशनल एनालिसिस कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। आप अगर हाफ mv² की जगह 1/3 mv² भी लिखें तो वो सही आएगा डायमेंशनली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉर्मूला एक्चुअली करेक्ट है, लेकिन हाँ डायमेंशनली जरूर क्या है, करेक्ट है। सो एन इक्वेशन
If an equation is dimensionally correct, then it may or may not be actually correct. एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट हो भी सकता है और एक्चुअली करेक्ट नहीं भी हो सकता। लेकिन एक एक्चुअल इक्वेशन, एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन, वो डायमेंशनली करेक्ट होना ही चाहिए, उल्टा वाइसे वर्सा नहीं बोल सकते। एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक इक्वेशन, एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन, वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, मस्ट बी करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। और साथ में एक डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन, ये जो इक्वेशन ये डायमेंशनली रॉन्ग है। कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली रॉन्ग है अगर, तो वो इक्वेशन एक्चुअली जरूर रॉन्ग होगा, एक्चुअली वो करेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लिया आप लोगों को। जब मैं एग्जाम्पल ले रहा था तो लग रहा होगा कि सर एक ही तरह का काहे को एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक्चुअली इस बात को समझाना था मुझे। इसका रीजन क्या है? जो भी रेफरेंस आ रहा है उसका रीजन ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये कभी भी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट के वैल्यू के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। It never explains about the value of a dimensionless constant. तो यहां हम इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। लिखिए, स्टार करके एक पॉइंट लिख लीजिए। A dimensionally correct equation, a dimensionally correct equation, a dimensionally correct equation may or may not be, may or may not be actually correct, may or may not be actually correct, whereas a dimensionally incorrect equation, whereas a dimensionally incorrect equation, whereas a dimensionally incorrect equation, dimensionally incorrect equation must be, dimensionally incorrect equation must be incorrect, dimensionally incorrect equation must be incorrect। एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एक्चुअली मस्ट बी करेक्ट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4mv², डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन नहीं है। इसमें नीचे जो रीजन हम लोग लिखेंगे, रीजन ये है कि अ डायमेंशनल एनालिसिस नेवर एक्सप्लेन्स अबाउट द वैल्यू ऑफ क्या? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो कभी भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट के वैल्यू के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यही इसका मेन रीजन है। लिख लेना ये भी ब्रैकेट में, बिकॉज डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट एक्सप्लेन, डायमेंशनल एनालिसिस cannot explain about the value of, cannot explain about the value of, about the value of a dimensionless, cannot explain about the value of a dimensionless constant, dimensionless constant cannot explain about the value of the dimensionless constant। जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट के वैल्यू के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इसी रीजन की वजह से ये हम लोग कंक्लूड कर पाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले एप्लीकेशन पे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में तो थर्ड एप्लीकेशन है, ये तीसरा एप्लीकेशन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एप्लीकेशन ये है
कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके और एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बोलो, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके क्या डिराइव कर सकते हैं? फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्वेश्चन से ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लिखिए, पहले तो ये बात लिख लीजिए कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, using dimensional analysis we can derive a formula. Using dimensional analysis we can derive a formula. तो कैसे ये डिराइव कर सकते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, थोड़ा समझ भी लेते हैं। अगर देखो कोई भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या, कोई भी एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी की डिपेंडेंसी अगर हमें पता हो कि ये फलाने फलाने क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो इस पॉइंट का यूज करके और हम लोग क्या बता सकते हैं, क्या डिराइव कर सकते हैं? एक डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे भाई? तो इसको हम लोग समझते हैं। यहां लिखो, इफ kinetic energy K depends on mass m and velocity v, then derive the equation for kinetic energy using dimensional analysis. यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हमें डिराइव करना है इस काइनेटिक एनर्जी के लिए एक इक्वेशन। यहां बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है। मास के किस पावर पे डिपेंड करता है ऐसा नहीं पता। वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी के किस पावर पे डिपेंड करता है, दैट ऑल्सो इज नॉट नोन टू अस। सो इसके सॉल्यूशन में हम काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे इट डिपेंड्स ऑन मास, तो लेट्स से मास के x पावर पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के y पावर पे डिपेंड करता है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर x इंटू v का पावर y। अलग अलग भी लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का पावर y। तो ये ऐसा है। अगर ये ऐसा है तो हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में देन वी राइट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर x इंटू v का पावर y। अब ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट ए कांस्टेंट c एंड m का पावर x एंड v का पावर y। ये c जो है इसको हम लोग लिखेंगे, यहां स्पेसिफाई करेंगे एंड यूनिटलेस and dimensionless constant। ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इफ इट इज सो देन काइनेटिक एनर्जी का, अब इस इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, अगर कहीं से हम x का और y का वैल्यू और c का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, c जो यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, अगर कैलकुलेट कर लें और इसमें रख दें इस इक्वेशन में, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर ये इक्वेशन सही है तो हम लिखेंगे कि c m का पावर x v का पावर y के डायमेंशन के बराबर होगा।
m का पावर x मतलब m का पावर x होगा, v का पावर y का मतलब lt माइनस 1 का पावर y होगा। इसको अगर इक्वेट करें काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं भाई, m l स्क्वायर t माइनस 2। यहां से m का पावर तो x ही आएगा, l का पावर y आएगा और t का पावर माइनस 2y आएगा। ओके, इफ इट इज सो देन, तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि m का इक्वेट करें, अगर m का पावर इक्वेट करें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, x का कितना 1, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 1। दूसरा, अगर हम y का वैल्यू देखें तो y इज इक्वल टू यहां से कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू इट इज, ये दिस इज माइनस y आएगा, दिस इज y इज इक्वल टू 2 आएगा। अगर l का हम डायमेंशन इक्वेट करें तो एक्चुअली हम कर क्या है, दोनों साइड डायमेंशंस को इक्वेट कर रहे हैं। m का डायमेंशन कितना है 1 है और इधर x है, तो x को इक्वेट कर लिए। l का कितना है 2 है, यहां y है तो y बराबर 2। यहां t का कितना है माइनस 2 है, इधर माइनस y है, तो यहां माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, तो y का वैल्यू भी कितना आएगा 2 ही आएगा। अगर x और y का वैल्यू आ गया तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन यहां दिख रहा है c इज इक्वल टू mv स्क्वायर, जहां c एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर एक्चुअली लिखें तो ये होता क्या है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो c का वैल्यू कितना मिला 1/2, लेकिन ये डायमेंशनल एनालिसिस इस c का वैल्यू नहीं दे पाता। आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट आपने एज्यूम किया है, जो इस इक्वेशन में लिया है आपने, इसका वैल्यू हम किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ऐसा हम पिछले एग्जाम्पल में, पिछले एप्लीकेशन में भी रियलाइज किए थे कि जो यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसके वैल्यू के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कुछ भी बता नहीं पाता। तो यही कारण है कि यहां भी इस c के वैल्यू के बारे में ये डायमेंशनल एनालिसिस कुछ भी नहीं बता पाएगा। आप यहां तक भी छोड़ देते हैं तो सही है। अगर यहां तक आपको c का वैल्यू याद है तो यहां लिख दीजिए कि वेयर c इज इक्वल टू 1/2 और c इज इक्वल टू 1/2, तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो ये तरीका है जिससे कि हम लोग इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके और फॉर्मूला डिराइव कर पाते हैं। अभी और एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, इसको जल्दी से लिख डालेंगे। टाइम पीरियड कैपिटल T ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स length L and acceleration due to gravity G. Then derive the formula of time period capital T using dimensional analysis. जो मेथड हम लोगों ने अभी अभी सीखा था उस मेथड से हमें इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। इसको आप ट्राई कर लेंगे पॉज करके वीडियो को, एंड ट्राई करने के बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां जब इसको डिराइव करने जाएंगे तो टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का पावर x एंड टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G का पावर y। ये आंसर या सॉल्यूशन जो भी लिख रहे हैं हम लोग, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो यहां से टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का पावर x G का पावर y मिल जाएगा, जिससे हम लोग टाइम पीरियड का जो इक्वेशन लिखेंगे वो एक कांस्टेंट k आ जाएगा, L का पावर x G का पावर y। वहां कांस्टेंट c लिया था मैंने, यहां k ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी सिंबल लें उसको यहां बता दें। एन यूनिटलेस एंड
डायमेंशनलेस proportionality कांस्टेंट। तो अगर k एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इसका ना तो कोई यूनिट होगा ना ही कोई डायमेंशन होगा। सो इसके सॉल्यूशन में जो टाइम पीरियड का डायमेंशनल एनालिसिस होगा वो k l का पावर x g का पावर y के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। तो इधर का तो टाइम पीरियड का तो कैपिटल T होगा, या हम इसको ऐसे लिखेंगे m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1। k का कोई यूनिट और कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, l का पावर x होगा और ये l t-2 का पावर y होगा। होप यहां तक समझ पा रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि k का कोई यूनिट और डायमेंशन होने वाला नहीं है। इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो m का पावर तो 0 ही आएगा, l का पावर x प्लस y आ जाएगा, इसका y है, एंड t का पावर -2y होगा। तो इधर अब इस इक्वेशन में हम डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे या इक्वेट करेंगे। तो m का डायमेंशन 0 है LHS में, तो RHS में भी m का डायमेंशन 0 है। LHS एंड RHS में वी आर कंपेयरिंग द डायमेंशंस। सो यहां m का पावर 0 है, यहां भी m का पावर 0 है, यहां से कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा। l का पावर कितना है जी? 0। यहां l का पावर x प्लस वाई, तो जरूर x प्लस वाई का वैल्यू 1 आएगा। दूसरा इक्वेशन t का डायमेंशन इक्वेट करने से आएगा तो -2y इज इक्वल टू 1 होगा, तो y का वैल्यू तो -1/2 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू -1/2 है और इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। x और y का वैल्यू जब मिल जाएगा तो जो इक्वेशन आ जाएगा टाइम पीरियड का वो k टाइम्स l का पावर 1/2, g का पावर -1/2, या हम इसी को लिख लेंगे k टाइम्स √L/g, यही टाइम पीरियड होता है। यहां पे लिख सकते हैं अगर याद है आपको तो, वेयर k इज इक्वल टू 2π होता है। अगर याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो मत लिखिए, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। तो ये k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2π आ गया। इस k का वैल्यू जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, इवन पिछले एप्लीकेशन में भी डिस्कस किया, इस यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट k के वैल्यू के बारे में ये जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है वो कुछ भी एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा है। बस हम यहां अगर k याद है तो लिख सकते हैं, नहीं याद है तो नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये इस डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला को, ये हम लोगों ने यहां डिस्कस कर लिया। अब आगे एक क्वेश्चन हम लोग और कर रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अभी एक क्वेश्चन आएगा उसको तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और अगला वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं थोड़ा बोलूंगा कि आप ट्राई करिए, ट्राई करके और तब फिर उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें बताया गया है कि एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंसीडर कर लेना है, जिसमें जो बेस क्वांटिटीज हम लोग मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा लेते थे, अब वो नहीं लेंगे। अब हम क्या लेंगे? बेस क्वांटिटी, फोर्स को बेस क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, वेलोसिटी को बेस क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, और टाइम को भी हम लोग बेस क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। और एफ, वी और टी के टर्म्स में मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वर्क का क्या होगा, प्रेशर का क्या होगा, ये डिराइव करना है। तो मैं मास का डिराइव कर देता हूं, आप इसको ट्राई करेंगे। एक तो मैंने इसको अगर हम देखें तो जुगाड़ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा
एक सिस्टमेटिक मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक मेथड हमेशा बेटर होता है कि यूनिवर्सल मेथड होता है, जैसे कि हर क्वेश्चन को अगर वो मेथड अप्लाई किया जाए हर क्वेश्चन में तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां हम लोग विदा कंफ्यूजन के क्या करेंगे, जो सिस्टमेटिक मेथड है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं थोड़ा वीडियो पॉज करके। वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि आप मेथड सीख जाएंगे और उस मेथड को अगले क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो लोग कर लेंगे इट मीन्स इट इज वेरी गुड। तो उसके लिए ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो मान लेते हैं कि मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो f का पावर x, v का पावर y एंड t का पावर z है, ऐसा हमने मान लिया। लेट इट इज लेट। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या भाई, m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर 0। अगर हम किसी तरीके से x, y, z निकाल लेंगे, यही हमें डिराइव करना है। तो इसको फाइनली मास का डायमेंशनल फॉर्मूला जानने के लिए हमें x, y और z चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो जानते हैं मेथड उसी पे स्टिक करेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे होता क्या है, तो mL_t-2, इसका पावर क्या है x। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई, L_t-1, इसका पावर बोलो y। और t का डायमेंशनल फॉर्मूला तो t ही होता है, इसका पावर कितना, z। आगे यहां m का पावर 1, l का 0, t का भी 0। मास का डायमेंशन अगर देखें तो मास का डायमेंशन तो LRHS में x आएगा। इधर लेंथ का डायमेंशन तो यहां x आएगा, यहां y आएगा। तो l का डायमेंशन x प्लस y है और t का डायमेंशन अगर देखें तो -2x -y एंड z, तो -2x -y प्लस z होगा। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस तो कर लिए, हमें चाहिए क्या, x, y, z का वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड से डायमेंशंस को कंपेयर करके, तो कंपेयरिंग डायमेंशंस फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो यहां x का वैल्यू तो सिंपली 1 आ जाएगा मास का डायमेंशन कंपेयर करके। लेंथ के डायमेंशन से x प्लस y इज इक्वल टू 0 होगा, तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा क्योंकि x हमें पता है। t का डायमेंशन अगर इक्वेट करेंगे तो -2x -y प्लस z इज इक्वल टू 0 होगा, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x प्लस y। 2x मतलब 2, y मतलब 1, so इट इज 1 आ जाएगा z का वैल्यू। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 1। तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा f का पावर 1, v का पावर -1 एंड t का पावर 1, यही मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ये मैंने मास का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मैंने सॉल्व कर दिया बेटा। अब बच्चा लोग, आप लोगों को वर्क का और प्रेशर का आपको सॉल्व करना है। क्या कर पाएंगे क्या? तो मुझे लगता है मैंने मेथड, एक ऐसा मेथड बताया जिससे आप इन्हीं 3 का नहीं कोई और क्वांटिटी भी दिया रहेगा तो उसके लिए भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर डिराइव कर लेंगे। तो जल्दी से ट्राई कर लीजिए बाकी दोनों के लिए। मान लीजिए कि मैं प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं डिराइव करना चाहता हूं। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला जब डिराइव करूंगा तो यहीं पे ऐसे लिख लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू एफ का पावर एक्स, बी का पावर वाई, टी का पावर जेड। सॉल्व करेंगे। एक्चुअली एक पर्टिकुलर स्टेप तक कैलकुलेशन बिल्कुल सेम ही है।
m एल टी माइनस 2 का पावर x है, एल टी माइनस 1 का पावर y है एंड t का पावर z है। और प्रेशर होता क्या है, फोर्स बाय एरिया। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसको अगर हम लिखें तो मास का पावर तो x आ जाएगा, लेंथ का पावर x प्लस वाई एंड t का पावर इट इज माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड। यहां तक कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है जो पिछले क्वेश्चन के लिए था, खाली LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला बदल गया है। अब इस इक्वेशन से LHS RHS के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेंगे एक्स वाई जेड के वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। तो x तो 1 ही आ जाएगा भाई फिर से, क्योंकि m का डायमेंशन यहां 1 है, इधर x है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। अब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा। कैसे, x का वैल्यू 1 रख देंगे तो y का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा। z के वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड है, इसका वैल्यू कितना, माइनस 2 होगा। अगर ऐसा है तो फाइनली z इज इक्वल टू, अगर हम लिखें तो 2x प्लस वाई माइनस 2, तो 2x तो इट इज 2, y माइनस 2, फिर माइनस 2, सो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 आएगा। तो दिस इज z। तो फाइनली प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल गया। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला F का पावर 1, V का पावर माइनस 2, T का पावर भी माइनस 2। ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है जो हमें डिराइव करना था। आसान मेथड है, अगर समझ में आ जाए तो, ना समझ में आ जाए तो कितना भी आसान मेथड हो वो टफ ही लगना है, ठीक। और ये एक जनरलाइज्ड मेथड है, यहां कोई जुगाड़ वगैरह नहीं हमने यूज किया, हम डायरेक्टली मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते गए और हमारा रिजल्ट मिल गया। कुछ बच्चे अगर पहले से सॉल्व कर लिए होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा कि नहीं ये सही है, करेक्ट है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। लिखिए, कंसीडर न्यू सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स in which consider a new system of units in which gravitation constant capital G, Planck's constant h and speed of light c, speed of light small c are considered as base quantities then derive the dimensional formula of first mass, second length, third time, फोर्थ फोर्स, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज आप खुद ले सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जिसको कि मैं चाहूंगा कि आप खुद ट्राई करिए और ट्राई करके इसको सॉल्व करिए। तो यहां वीडियो को जरूर पॉज कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सॉल्व करिए। लास्ट में रिवील करूंगा कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या। तो होप आप सब लोग इसको ट्राई कर लिए होंगे। मैं मास के लिए सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो फर्स्ट मास
का डायमेंशन अगर हम लिखें तो g का पावर x, h का पावर y एंड c का पावर z, ऐसा हमने माना फर्स्ट इक्वेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसा कि हम जानते हैं कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला वो m का पावर 1, l का तो 0 और t का 0 होता है, इज इक्वल टू। g का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद है क्या? तो g का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से मैं लिख ले रहा हूं। फोर्स का क्या होता है? फोर्स इंटू आर स्क्वायर, मतलब m l t माइनस 2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, यही होगा। और इसको अब अगर लिखेंगे तो m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2, यही आएगा। ये g का है। h का भी लिख लेते हैं। तो h का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो h क्या होता है? तो एनर्जी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय लैम्डा का डायमेंशनल फॉर्मूला तो ml स्क्वायर, नहीं, एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यू होगा जी, ml स्क्वायर t-2 डिवाइडेड बाय न्यू का क्या? t-1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो h का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें जो ओरिजिनल बेस क्वांटिटीज है उनके टर्म्स में मिल जाएगा क्या? m l स्क्वायर t-1, ये h का हो गया, ये g का हो गया। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। फोर्स F r स्क्वायर बाय m स्क्वायर, यही होता है। तो m-1 l क्यूब t-2, h न्यू इज इक्वल टू e होता है, ये मैंने बताया हुआ है पहले। तो h का देखेंगे तो m l स्क्वायर t-1 होगा। तो यहां g का अगर हम लिखें तो g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m-1 l 3 t-2 इनका पावर x, m l स्क्वायर t-1 का पावर y। स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड है, तो l t-1 का पावर z होगा। ठीक है। डायमेंशंस मास का एक जगह ले लेते हैं तो इट इज -x प्लस y, l का डायमेंशन लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस z, t का डायमेंशन अगर लें तो -2x फिर -y -z, और इधर है m1 l0 t0। इस सेकेंड इक्वेशन से हम LHS और RHS दोनों साइड से m, l और t तीनों के अलग अलग डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो यहां जो डायमेंशंस अगर हम देखें तो -x प्लस y इज इक्वल टू 1 है, फिर 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 है, फिर -2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0 है, या हम लिखेंगे 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 है। ये तीन इक्वेशंस आए। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन तीनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमें x, y और z के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो सारे बच्चे ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके और जरा x, y और z के वैल्यूज को जरा कैलकुलेट करिए। x, y और z के वैल्यूज को कैलकुलेट करिए। सो बच्चे होप सॉल्व कर लिए होंगे। यहां से जो x का वैल्यू है वो -1/2 आती है, y की वैल्यू 1/2 आती है और z की वैल्यू
1/2 आती है। तो जानते हो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आंसर, तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो g का पावर -1/2, h का पावर 1/2 एंड c का पावर 1/2 आ जाता है। यही मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द मास। ये तो हमने मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन किया। मान लो कि हमें लेंथ के लिए डिफाइन करना है, तो लेंथ के लिए डिफाइन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां पे हम बस खाली चेंज कर दे रहे हैं, सेकेंड लेंथ, तो लेंथ के लिए यहां 1 हो जाएगा, यहां 0, थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंजेस मैं यहां शो कर रहा हूं, व्हाइट कलर से शो करूंगा, इसलिए कलर से लिखा था मैंने, तो आपको समझ में आ जाएगा कहां कहां चेंजेस किए हैं मैंने। यहां पे 0, यहां 1, तो यहां 0, यहां 1, बाकी इक्वेशन वही, लेकिन वैल्यू यहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा। ये इक्वेशन देखो पीएमटी वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन करना तो पड़ेगा, इक्वेशन तो सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। यहां अगर इक्वेशंस इनको सॉल्व करना है तो इनको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, x बराबर y आ जाएगा इस इक्वेशन से। x बराबर y यहां रखेंगे तो यहां आ जाएगा, x की जगह y रखते हैं तो 5y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। यहां भी x बराबर y रख दें तो इट इज 3y और प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू कितना आया, 1/2। अगर y इज इक्वल टू 1/2 तो जरूर x इज इक्वल टू भी क्या आया, 1/2। अगर x और y आ गया, इसमें रख देते हैं तो ये 1/2 प्लस z बराबर 0, तो z का वैल्यू -3/2। तो जानते हो बच्चों, यहां लेंथ के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो हमने डिराइव कर लिया यहां स्ट्रेट वे। क्या, तो g के पावर बोलो कितना, 1/2, h का पावर भी 1/2 एंड c का पावर -3/2। इट इज सो सिंपल। मुझे लगता है कि ये बच्चे इस तरह से कैलकुलेशन जरूर कर पाएंगे, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये एक बार जेई में, आईआईटी में 2016 में एडवांस में आया हुआ है, एडवांस के पेपर में आया हुआ है। तो पीएमटी वाले बच्चे ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमें नहीं करना है, समझना तो है ही इसको। ठीक, पीएमटी में ऑल्दो नहीं आएगा, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा एक स्टेप आगे तक का पढ़ना जरूरी होता है। ठीक, थैंक यू बेटा, इस लेक्चर में इतना। अब आगे हम लोग डिफरेंट, ये यूनिट एंड डायमेंशन तो यहां पे खत्म हो गया। अब आगे हम लोग मेजरमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।